हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो सीटेट जो 2024 में होने वाला है, जो जुलाई में। उसके लिए मैं लगातार मॉक टेस्ट लेके आऊँगी। अब पिछले कुछ एक महीने से या 1.5 महीने से लगभग वीडियो नहीं आ रही चैनल पर, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत डाउन चल रही थी और कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। अब आपकी जो वीडियो आएंगी वो रेगुलर आएंगी। और जो भी मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगी वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लूंगी और उन सबको ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर आप करिए, लगाइए। कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है तो उससे ही आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा रहेगा सीडीपी का जो मॉक टेस्ट है, वो इसमें हम आपको लगभग 15 क्वेश्चन करवाऊंगी और सभी प्रीवियस ईयर रहेंगे और सभी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। और साथ के साथ मैं इसके साथ आपको जो टर्म्स होती हैं उनको भी आपको समझाऊंगी, जो कि आपको अच्छे से आप साथ के साथ लिख लीजिएगा। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, जिससे कि आपको जो भी टर्म्स समझ में नहीं आए तो आप उससे लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा प्रीवियस को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो यहाँ पे नए स्कीमा की रचना है। यहाँ पे क्या कर रहा है? नया स्कीमा बना रहा है कोई भी व्यक्ति। तो इसमें पूछा वो क्या रहेगा? समायोजन रहेगा, आत्मसातीकरण रहेगा, अनुकूलन रहेगा, संगठन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इन सब टर्म्स को पता होना चाहिए, ये क्या होती हैं। जीन पियाजे ने दी है। सबसे पहले अडेप्टेशन दिया है जीन पियाजे ने। क्या होता है अडेप्टेशन? और इसी से जो दो टर्म्स निकली हैं, एक होती है अकोमोडेशन और एक होता है एसिमुलेशन। तो अडेप्टेशन होता है जब हम खुद को किसी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं, रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर कुछ दिन रहेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे आप आसानी से एडजस्ट कर लोगे। तो ये होता है हमारा क्या? अडेप्टेशन होता है। और अडेप्टेशन के बाद फिर इसकी दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। अगर हम पूर्व ज्ञान को, एसिमुलेशन होता है अगर हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एसिमुलेशन। और अगर हम पूरा अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है अगर हम पुराने अपनी जो नॉलेज होती है, ये जो हमारा जो ज्ञान होता है, अगर उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं और अपने स्कीमा की मतलब नया स्कीमा बना लेते हैं उसके अनुसार, तो वो होता है हमारा अकोमोडेशन। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं, किसी छोटे बच्चे ने देखी कि एक वाइट क्या थी, कैट थी। उसने देखा कि ये क्या कैट है और ये वाइट रंग की होती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसने देख लिया कि खरगोश है, एक वाइट कलर का खरगोश है। देखा उसने, क्या देखा कि ये वाइट रंग का एक खरगोश भी होता है ऐसा। तो उसने अपने स्कीमा में चेंज कर लिया। जरूरी नहीं कि बिल्ली ही वाइट कलर की हो और जो ऐसे दिख रहा है वो बिल्ली ही हो, तो खरगोश भी हो सकता है। तो इसके क्या होगा? हमारा अकोमोडेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? अकोमोडेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। आपको जो ये जो टर्म्स होती हैं वो आपको इंग्लिश में याद कीजिएगा। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, अकोमोडेशन होता है, इनको आप इंग्लिश में याद करिएगा तो अच्छे से आपको याद रहेंगी चीज़ें, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं चीज़ों के। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसमें प्रमाण की क्या भूमिका? फर्स्ट इसका ऑप्शन रहेगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो जो एविडेंस दिया होता है उसे हमें तार्किक रूप से सोचना चाहिए, लॉजिकल रूप से, या उसको सिस्टमेटिक वे से सोचना चाहिए। तो इसे क्या होगा? हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में विकास होगा, बच्चे की में या हमारे में। तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर एविडेंस के ऊपर हम लॉजिकली नहीं सोचेंगे या फिर अच्छे से नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? तो उससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। अगर सोचेंगे नहीं तो उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। प्रमाण को बिना विश्लेषण, विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, तो ये बिना विश्लेषण वाला तो कट जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक होता है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए जो प्रमाण होता है वो एविडेंस हमेशा क्या होता है? प्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इग्नोर करना चाहिए पर्सनल ओपिनियन को, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा करनी चाहिए। क्यों? हमें व्यक्तिगत राय भी जरूर लेनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसकी हम उपेक्षा करें। हमें लॉजिकली सोचना है हर तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फर्स्ट जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन से पहलू हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एस्पेक्ट हैं जो कि एजुकेशनल इवेल्युएशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट, शैक्षिक मूल्यांकन में कंटेंट की भूमिका होती है।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां या मूल्यांकन प्रक्रिया। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि अगर हम कोई भी मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी भी मतलब शैक्षिक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कंटेंट रहेगा बिल्कुल, अगर कंटेंट नहीं रहेगा तो हम क्या मूल्यांकन कर रहे हैं। अधिगम उद्देश्य को भी देखा जाता है मूल्यांकन करते समय, और लर्निंग एक्टिविटी, अगर लर्निंग एक्टिविटी कितनी मतलब अच्छे से गतिविधियां की गई हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कराई गई, ये भी देखा जाता है। और मूल्यांकन प्रक्रियाएं तो बिल्कुल ही अगर देखी जाती है कौन सी मूल्यांकन प्रक्रियाएं हम यूज कर रहे हैं, तो शैक्षिक मूल्यांकन करते समय ये सब चीज़ों का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा 4A, सभी हो जाएंगे 1, 2 और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा और पहले आप सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें एक कथन दिया हुआ है और फिर उसकी कारण बताया हुआ है। तो इसका जो कथन है वो रहेगा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल ये सही बात है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि जो संज्ञानात्मक विकास पर जो हमारे जीन पियाजे हैं वो किसको, चिंतन को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किसको मानते हैं, वो भाषा को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में आपको पता भी होगा। और इसकी जो व्याख्या दी गई है, कारण क्या दिया गया है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो जो रीजन दिया हुआ है कि जो डिस्कवरी लर्निंग है हमारी, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं, किसको, विद्यार्थी को अवसर पर, शिक्षक अवसर प्रदान करता है कि ताकि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बातें दोनों सही दी गई हैं। क्या, लेकिन क्या जो कथन है इसकी व्याख्या ये कर रहा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये इसमें तो सिर्फ यही ऊपर वाला बताया गया है कि लेव वाइगोत्स्की और पियाजे की जो दृष्टिकोण है उनमें भिन्नता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये तो खोज उस पर किसके, डिस्कवरी लर्निंग पे बात हो रही है। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की इसमें कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी अच्छे से व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में प्रभावी वृद्धि के लिए डैश मुख्य उपाय हैं। अगर हमें लड़कियों की मतलब इनरोलमेंट को बढ़ाना है स्कूल में, तो गर्ल्स के तो क्या करना चाहिए, सामग्री के लिंग लक्षित प्रावधान, जेंडर टारगेट, जेंडर को हमें टारगेट ही नहीं करना है बिल्कुल भी, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति देंगे जिससे इनरोलमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, वजीफा से भी, महिला शिक्षक भर्ती। आगे देखते हैं, सशर्त नगद हस्तांतरण मुफ्त योजना। तो सशर्त नगद हस्तांतरण योजना ये क्या है, ये शायद एक बार अगर आपने देखा होगा तो स्कूलों में जो योजना चलाई गई थी कि अगर बच्चे, इस तरह की योजनाएं चलाई जा सकती हैं, इससे क्या मुफ्त भोजन का तो चली रही है, हमें पता है पीएम पोषण योजना, जो कि क्या मिड डे मील योजना है जिसको पहले बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, पीएम पोषण योजना बोला जाता है। अभिभावक परामर्श मुक्त करना, अभिभावक परामर्श मुक्त करना, पेरेंट्स काउंसलिंग, फ्री सीप काउंसलिंग, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एनरोलमेंट बढ़ेगा वो बढ़ेगा छात्रवृत्ति से, बच्चों की, वजीफा से और महिला शिक्षक भर्ती, ये जो बेस्ट ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा। बाकी इससे कम है, लेकिन हमें बेस्ट चुनना है तो इसमें जाएगा। अगर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, वो अपने बच्चे को, अपनी लड़की को स्कूल भेजेंगे। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत सी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन हमें पता है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से भी आगे निकल गई हैं, इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चे को कहाँ पे भेजना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए, और ना ही लड़के लड़की में भेदभाव करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात की गई है कि उनकी जो उनमें जो भिन्न है, उनके कौन सी जो उनकी विशेषता उल्लेख करते हैं। यहाँ पे 4 दी हुई है, आपको उनमें से चूज करनी है। सबसे पहला है समझ अगरवर्ती गहनता। अगर आपको कोई भी टर्म्स हिंदी में समझ में नहीं आ रही, आप इंग्लिश में देखिए। अगरवर्ती गहनता इसका मतलब है डिफेक्ट नॉलेज है उसको, एडवांस डिफेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और उसकी समझ बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल सही है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है, एडवांस होती है। सीखने की गति तेज, बिल्कुल गिफ्टेड स्टूडेंट की सीखने की गति भी हमेशा तेज ही मिलेगी। समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये गलत हो गया, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, खुद से ढूंढ कर चीज़ें सीखते हैं। शारीरिक विकास की तेज गति, जरूरी नहीं कि जिसका जो IQ लेवल जो गिफ्टेड स्टूडेंट हो उसका शारीरिक विकास तेज गति से हो, ये जरूरी नहीं है। आजकल आपने देखे हैं बच्चों का इतने छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, मतलब उनका शारीरिक ग्रोथ नहीं होता, लेकिन उनमें क्या टैलेंट या बुद्धि इतनी होती है, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये भी, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसमें जो सही आंसर होगा हमारा 4th जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले आप गैस कीजिएगा, फिर मैं जो आंसर बताऊँ आप मैच कीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। साथ के साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए 7th क्वेश्चन है, आरंभिक कल्पनात्मक भय की आयु तक गायब हो जाते हैं। जो कल्पनात्मक भय होते हैं बच्चे में, वो किस आयु तक गायब हो जाते हैं। जैसे बचपन में जो बच्चे हैं उनमें कुछ भय
हो जाते हैं। कुछ तो भय हम पेरेंट्स भी बना देते हैं, आपको पता होगा बचपन में हम डरा देते हैं बच्चे को, बोलते हैं कि उधर मत जाइए, यहाँ पे भूत है, थोड़ा सा अंधेरा दिखते ही भूत आएगा। तो इससे बच्चों को नहीं डराना चाहिए हमें। उनमें क्या होता है, वो कल्पनात्मक भय बन जाते हैं बच्चे में, वो सोचने लगता है कि सच में भूत होता है, लेकिन हमें पता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये आरंभिक कल्पनात्मक भय होते हैं, और ये गायब कब हो जाते हैं, बच्चा अच्छे से जब उनकी सोच का विकास हो जाता है। ये होता है 12th ईयर तक, जो कि हमारी जो बाल्यावस्था है, 12th ईयर तक बाल्यावस्था के मतलब समाप्त होने तक जो लास्ट पीरियड होता है, उसमें उसको पता चल जाता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, भूत वूत, वो डरना छोड़ देता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। जो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म है, जैसे कि जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ये सब क्या है, रचनावादी हैं, संरचनावादी हैं। और इनमें क्या है, कौन सा कथन ये सही नहीं होगा उनके अनुसार, ज्ञान व्यक्तिपरक है। उन्होंने बोला है कि नॉलेज इज सब्जेक्टिव, इसमें सही नहीं पूछा है। सब्जेक्टिव होती है नॉलेज, बिल्कुल सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरह से सीखता है। तो ये क्या होता है, ज्ञान व्यक्तिपरक होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति अलग होता है। ज्ञान नॉलेज उनकी जो विभिन्नता होती है, वो ज्ञान का नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। शिक्षार्थी अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, और ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो यहाँ पे बोला है कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। बिल्कुल, जिसको जैसा भी सांस्कृतिक या जो जैसी संस्कृति मिलेगी, वो ज्ञान का उसके अंदर निर्माण वैसा ही होगा। नॉलेज इन देयर सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से अपना नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि जो पंजाब का विद्यार्थी है, वो पंजाब की कल्चर को ग्रहण कर लेगा। अगर हरियाणा का जो कोई स्टूडेंट है, तो वो हरियाणा की कल्चर को ज़्यादा फॉलो करेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो कल्चर है उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को बाहरी रूप से प्रेरित, ये सही नहीं है। जो संरचनावादी है वे इसको सही नहीं मानते हैं, बल्कि बच्चा बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, ये बिल्कुल सही है। नॉलेज बहुलवादी भी और बहुविध भी है, मल्टीपल भी है और बहुलवादी भी है। बहुलवादी का मतलब होता है बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं, उनके विचारों में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो थर्ड के साथ जाएंगे। 9 क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 आपने पढ़ा भी होगा। आरटीई एक्ट 2009, इसको मैं पूरा भी करवाऊंगी थ्योरी में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। थ्योरी की क्लास भी मैं आपको एक प्रोवाइड करवा दूंगी डेली। तो इसमें 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है। क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, स्थिति में नियमितता का प्रबंध करना, भय सदमे चिंता से बच्चे को मुक्त करना। तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। तो आरटीई एक्ट में कौन सी चीजें शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है। क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को हमें बढ़ाना है, अधिगम को प्रमोट करना है, और बच्चे में अन्वेषण मतलब उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि वो क्या करें, एक्सप्लोरेशन करें, अन्वेषण करें, खोज करें और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। उपस्थिति में नियमितता, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, चाहे वो एनसीएफ 2005 हो या आरटीई एक्ट। उपस्थिति में नियमितता की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। जरूरी नहीं, बच्चा अगर कोई बच्चा बीमार है तो जरूरी नहीं कि उसकी उपस्थिति नियमित रहेगी, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार जरूर दिया जाता है जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा स्कूलों में, ताकि बच्चे बिना वजह से कोई छुट्टी ना लगाएं, लेकिन बच्चे को कभी फोर्स नहीं किया जाता कि अगर आप बीमार हो तो भी स्कूल में आओ। तो ये आरटीई एक्ट कभी भी इसकी क्या नहीं करता है, इसको प्रमोट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी सब हो जाएंगे। भय सदमे और चिंता से भी बच्चे को मुक्त करना, आरटीई एक्ट 2009 में भी ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए, बी और डी, फोर्थ के साथ जाएंगे हम, सी छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षकों को मेहनत करनी चाहिए, कथन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या आपको लगता है कि जो ये कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, ये ऊपर वाले जो कथन है उसकी व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अगर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो अपने आप सोचेगा, और ना ही वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, ना ही वो ये समझेगा, ना जातिवाद को बढ़ावा देगा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या फिर ये लड़का है, ये लड़की है, ये उस समुदाय से आता है। तो इस तरह से वो रूढ़िवादिता को क्या करेगा, तोड़ेगा, अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी। तो इसलिए यह इसकी क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें किसके साथ जाएंगे हम, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह एक लक्षण है। भौतिक से सामाजिक की कल्पना बनाता है, तो ये क्या है,
भौतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, भावात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। तो भौतिक से भौतिक, सामाजिक, वास्तविकता, जैसे कि अगर हमने कोई भी भौतिक चीज़ देखी, जैसे भी कोई भी ब्लैक पेन देख लिया या फिर ब्लैक कलर का कोई भी सूट देख लिया, और फिर हम समाज में तरह तरह की ब्लैक चीज़ें देखते हैं, तो इसमें बच्चे में क्या हो जाती है, सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनती है। जैसे कि जो जीन पियाजे है उसने अपनी सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताया है सिंबॉलिक थॉट, जिसमें बच्चा क्या करता है, जो सिंबॉलिक थॉट बना लेता है अपने दिमाग में, तो ये क्या है, वो उसमें बौद्धिक विकास की ये अवस्था है, ये इससे जुड़ जाएगी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत, अब आप इसको इंग्लिश में देखिएगा। महारत क्या होता है, मास्टरी गोल, जिसको हम बोलते हैं मास्टरी गोल, और जो परफॉर्मेंस गोल हैं उनमें क्या डिफरेंस है। मास्टरी गोल्स का मतलब मैं आपको बता दूं, मास्टरी गोल्स का मतलब तो ये होता है कि आप किसी कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं आप रटाफिकेशन लगा। आपने 3 इडियट देखी होगी, जिसमें वो क्या चतुर्लिंगा जो भी था वो क्या कर रहा था, वो क्या रटाफिकेशन कर रहा था, उसको समझ में कुछ नहीं आता था, बस वो किताबों को रट लेता था। लेकिन मास्टरी गोल्स का मतलब होता है हम चीज़ों को समझ के पढ़ें, और ताकि आगे हम कामयाब हो सकें। मास्टरी गोल कभी भी किसको नहीं, ग्रेड या नंबर्स को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस गोल होता है उसमें सिर्फ नंबर्स, ग्रेड्स को प्रमोट किया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मास्टरी गोल्स के ऊपर ध्यान देना है, अपने परफॉर्मेंस गोल के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आजकल बहुत से पेरेंट्स परफॉर्मेंस पर ही ज़्यादा देखते हैं कि आपके बच्चे कितने नंबर आए, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चे में नॉलेज या मतलब बच्चे के अंदर विकास कितना हुआ है, बच्चा सीख कितना पा रहा है। तो लेकिन आजकल बच्चे सिर्फ नंबर्स पर या पेरेंट्स भी नंबर पर ध्यान देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप एक बार ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन ही इतने ज़्यादा हैं। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, बिल्कुल कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने और भारी पुरस्कारों को प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। इसका जो सही व्याख्या सेकंड कर रहा है। अब देख लीजिएगा, बाकी सब गलत है। तो जो मास्टरी गोल है वो किस पे फोकस करते हैं, वो करते हैं खुद की स्किल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो कार्य की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर। जबकि जो परफॉर्मेंस गोल होते हैं वो फोकस करते हैं हाई ग्रेड, बच्चे को हाई ग्रेड लेके आनी है, उनको पुरस्कार प्राप्त करना है, बस इन सब चीज़ों पर परफॉर्मेंस। अगर ग्रेड की बात हो तो आपको जाना है परफॉर्मेंस गोल के साथ, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश सिद्धांतों को पालन करते हैं। आपने अगर विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उनमें देखा होगा सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। भौतिक वृद्धि और विकास कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हैं, शीर्षगामी, अवरोही, स्मिथ। आप इनको इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में अच्छा रहेगा। सेकंड है सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या होता है सिफेलोकोडल, टॉप टू टाउन या इनर टू आउटर। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये उल्टा दिया हुआ, ये गलत है। फोर्थ है डिफरेंशिएशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इंटीग्रेशन। यहाँ पे पूछा वृद्धि और विकास की बात है, तो जो वृद्धि और विकास की बात है तो इसमें जो शीर्षगामी जो है सिफेलोकोडल्स और जो प्रोक्सिमोडिटल है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी पालन करते हैं। क्योंकि जो सिफेलोकोडल में जो बच्चे का विकास वो सिर से नीचे पैरों की तरफ होता है, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है उसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वो चेस्ट से बाहर की तरफ होता है, तो इनर टू आउटर होता है। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेरिडिटी इज कंसिडर एज ए स्ट्रक्चर सोशल। तो यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में पूछा है, क्या है, एक सामाजिक संरचना माना जाता है, इसको शिथर सामाजिक संरचना माना जाता है। अब शिथर क्यों माना जाता है, शिथर इसलिए माना जाता है कि जो हमारे हेरिडिटी के अंदर हमें पता है जो जीन होते हैं, जो माँ बाप के जीन होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं, फिर बच्चों के जीन उनके अपने बच्चों में चले जाते हैं। इस तरह से एक शिथर प्रक्रिया है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि बच्चे में क्या होता है, जो माँ बाप की आंखों का जो रंग है वो बच्चों की आंखों के रंग बिल्कुल लगभग सेम होते हैं। तो इस तरह से जो जीन है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये क्या हो जाती है, आनुवांशिक स्तर सामाजिक संरचना है। लेकिन जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर हम किसी बच्चे के जैसे बाल झड़ रहे हैं, उसके पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, लेकिन अगर हम उनको अच्छी डाइट देंगे, अच्छा उनका क्या करेंगे, अगर वो अच्छे से अपने बालों का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, वातावरण से उनके क्या होगा, जरूरी नहीं कि उनके बाल भी झड़ेंगे। तो इसलिए वातावरण और जो हेरिडिटी है दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चे के विकास के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, सोचने की शक्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। अब सोचने की शक्ति हमें पता है, जो हमारी थिंकिंग पावर है, किसी भी बच्चे की थिंकिंग पावर है उसको हमें बढ़ाना है, तो क्या उपयोग करना चाहिए, किस चीज़ को उपयोग करना चाहिए एज ए टीचर, या वैसे भी शिक्षण के मॉडल। बिल्कुल शिक्षण के अगर मॉडल दिखा के अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा सोचेंगे, वो बार बार पूछेंगे मैम ये कैसे होता है, ये ऐसे कैसे हुआ। तो इस तरह से क्या होगी, सोचने की थिंकिंग उसमें बढ़ेगी। उपचारात्मक शिक्षण और निर्देश,
हमें पता है सबसे पहले बच्चे की कमियों का पता लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। सबसे पहले उनका निदान किया जाता है कि उनमें कौन कौन सी कमियां उनको पता लगाया जाता है। फिर उसके ऊपर रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, उसको उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है कि ये कमियां हैं, आपको ऐसे सुधारना है। तो इससे उसको निर्देश दिए जाते हैं। तो इससे बच्चों की क्या होगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि मैडम ने ऐसे बोला था, ऐसे हमने यह गलतियां की, आगे से ये गलतियां नहीं करनी है। पाठ्यक्रम परिवर्धन, करिकुलम डेवलपमेंट, अगर हम करिकुलम को भी ऐसे बनाएंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके कोई बात, अगर करिकुलम या फिर कोई भी स्टोरी लेके देंगे या फिर कोई भी ऐसी उनको मोटिवेटेड स्टोरी सुनाएंगे जिससे बच्चे में सोचने की शक्ति का विकास हो, या फिर उनको ऐसे कोई भी हमारे जो उसमें करिकुलम में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, जिससे गतिविधियां शामिल करेंगे जिससे बच्चे सोच सोच के खुद भी कुछ करें, तो ये क्या होगा, इससे भी उसकी थिंकिंग में विकास होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज का फर्स्ट मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कि इसको कितने नंबर्स बने। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो कल होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।